आज साहित्य सम्राट अन्नाभाऊ साठे जी की 105वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश के नवनियुक्त स्टेट कोऑर्डिनेटर सम्माननीय डॉक्टर संतोष शिंदे साहब, उसी के साथ साथ हमारे दूसरे स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रामचंद्र जाधव जी, महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश महासचिव एवं इस जोन के इंचार्ज सम्माननीय डॉक्टर उनके चलवादी जी, मुंबई कोकण जोन के इंचार्ज सम्मान्य किरण आल्लाट जी, इस महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश महासचिव सम्मान्य कालूराम चौधरी जी, सम्मान्य एडवोकेट सदा फुले साहब महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव एवं इस जोन के प्रभारी, इसी के साथ साथ लोकरे साहब इस जोन के प्रभारी प्रदेश सचिव, सम्मान्य इस महाराष्ट्र प्रदेश के कोषाध्यक्ष हमारे मुस्लिम भाई, मुस्लिम समाज के नेता सम्मान्य रऊफ भाई, विदर्भ से आए हुए इस विदर्भ मराठवाड़ा जोन के इंचार्ज सम्मान्य मनीष भाऊ कावड़े जी, हमारे मुंबई कोकण जोन के प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य सम्मान्य कीर्तोड़े जी, हमारे माई बाप, हमारे पेरेंट्स जिन्हें हम अपना पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं, अपने बामसेव के साथी सम्मान्य दयाल सर, सम्मान्य रामटेके सर, और जिनका नाम न लेते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, ऐसे इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के मातंग भाईचारा कमेटी के संयोजक सम्मान्य एडवोकेट एल.बी. इंगड़े साहब, चारों पांचों जिला के प्रमुख सम्माननीय रशीद भाई जो कि हमारे मुस्लिम भाईचारा कमेटी के संयोजक हैं, उसी के साथ साथ जिस जिले में इस कार्यक्रम का शुरुआत हो रही है उसकी बड़े पैमाने के ऊपर हमने हर साल अन्नाभाऊ साठे जी की जयंती हम इसी शहर में उन्हीं के जन्म गांव में करेंगे। उस जन्म गांव के जिला के अध्यक्ष सम्माननीय लहरीदास कांबळे साहब, पुणे के जिलाध्यक्ष सम्माननीय हमारे अशोक दादा गायकवाड़ जी, सोलापुर के अध्यक्ष सम्मान्य बबलू भाई गायकवाड़ जी, कोल्हापुर से आए हुए हमारे जिला के अध्यक्ष, जिला की पूरी टीम वो ऊपर नहीं आ पाए, हमारे कांबळे जी, शिंदे जी, आठवले जी, हमारी दोनों भगिनी निवेदिता ताई एवं हमारी ताई कांबळे ताई, और साथियों लगभग सवेरे से आप लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम के इंतजार में बैठे रहे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की माफी इसलिए चाहता हूँ कि कार्यक्रम को काफी समय हो गया है, काफी दूर दराज से लोग आए, हमारे ठाणे जिले से अध्यक्ष आए हैं, ठाणे मुंबई के प्रभारी आए हैं, सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भीम। साथियों बड़ा अच्छा लगता है कि कम अंतराल के बावजूद भी, कम समय देने के बाद भी इतना अच्छा कार्यक्रम आप 4-5 जिलों के साथी मिलकर इस कार्यक्रम को आप सेलिब्रेट किए, और आपको शायद मालूम नहीं कि ये कितनी बड़ी ताकत होती है, ये कितनी बड़ी ताकत है शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं। जब हमारी रैली निकली तो हमारे जो प्रतिस्पर्धी हैं, हमारे यहाँ पर जो विरोधी हैं, उनकी जो धमनियां है ना कहीं जम गई होंगी कि इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी रैली, और वो भी गाड़ियों की रैली, वो भी 4 व्हीलर की रैली। साथियों ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है जो हम नहीं समझते। यहाँ 250-300 साथी हैं, लेकिन ये मेरे लिए 30,000 से भी ज्यादा है साथी। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस कार्यक्रम को बहुत ही कम समय में हमने करने की कोशिश करी। 4-5 जिला अध्यक्ष कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे, सातारा और सांगली, और सातारा के साथी का नाम लेना भूल गया था, थोरड़े साहब, उन्होंने बहुत मेहनत करी, सांगली के साथियों ने मेहनत करी, बबलू भाऊ ने मेहनत करी, हमारे कोल्हापुर के साथियों ने मेहनत करी, कोल्हापुर से बामसेव के भी सभी साथी आए हैं, पुणे के साथियों ने मेहनत करी। मैं समीक्षा लेकर किसी को कम और किसी को ज्यादा आंकना नहीं चाहूंगा। आप सभी लोगों ने ईमानदारी से इस कार्यक्रम को सफल करने की बहुत कोशिश करी साथी, और ये दिखा दिया कि भाई बहुजन समाज पार्टी अभी पीछे रहने वाली नहीं है,
हम आगे ही बढ़ेंगे और अपनी सरकार आने वाले दिनों में बना के इस महाराष्ट्र के अंदर हम दिखा देंगे कि महापुरुषों के विचारधारा को सफल करने के लिए यदि कोई लोग यहां पर जिंदा है तो वो बीएसपी के लोग जिंदा है। साथियों, मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन करना चाहता था, इसलिए मैंने कहा कि भाई आप लोग बैठिए। एक बहुत महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन है, लेकिन वो डिक्लेरेशन करने के पहले कुछ चंद बातें मैं आप लोगों के सामने करना चाहूंगा। बहुत अच्छी तरीके से हम संगठन बनाने के लिए लगे हैं, ईमानदारी से लगे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि अभी गत जो 2 प्रोग्राम्स हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से निभाए, उसके ऊपर से मुझे ये बात प्रतीत हो रही है। लेकिन अभी 13 तारीख को परम आदरणीय बहन जी ने हमें लखनऊ में बुलाया था, और लखनऊ में बुलाने के बाद कई निर्देश हम लोगों को दिए। उसमें प्रमुखता का निर्देश ये है, बहन जी ने ये कहा कि भाई बहुत साल हो गए, मूवमेंट आपके यहाँ पर बनी, महापुरुषों ने आपके यहाँ पर काम किया, मान्यवर ने काम किया, मान्यवर ने अपना बहुत ज्यादा समय आप लोगों के बीच में दिया, लेकिन बहुत बुरा लगता है कि जब इलेक्शन होता है और आमदार खासदार की इलेक्शन में आप जब 0 पे आउट हो जाते हो तो बहुत बुरा लगता है। और इसलिए अभी आप लोग ऐसा संगठन बनाओ कि जिससे आप 0 पे आउट ना हो, आपके ऊपर जो लांछन लगा है वो लांछन हट जाए। और इसलिए आप लोग कोशिश करो। और बहन जी ने ये करते समय ये कहा कि मैंने आपको कई बार कैडर लेके मीटिंगों में ये कहा कि जब तक आप संगठन नहीं बनाओगे तब तक आप महाराष्ट्र के अंदर कोई भी रिजल्ट नहीं दे सकते। और संगठन बनाने की मुहिम हम लोगों ने शुरू करी है। साथियों, बहन जी ने तो यहां तक कहा कि जब तक आपका संगठन नहीं बनता है आपने कैडर कैंप भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी हमने आप लोगों को इजाजत दी है कि भाई आप कैडर भी ले सकते हो। और लगभग अभी जो 27 तारीख हुआ आरक्षण दिन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर लगभग 100 कैडर लगे। कितने? 100 कैडर। और मैं धन्यवाद अदा करता हूं हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे जिला प्रभारी, हमारे किरतौड़े जी, चन्ना जी, और पर्टिकुलरली हमारे साथी किरण आल्लाड साहब और हमारी ताई निवेदिता ताई, जिन्होंने बहुत ही हिस्टोरिक प्रोग्राम थाने के अंदर प्रस्तुत किया। और इतना डिसिप्लिन वे में और इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ कि मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम, ऐसे डिसिप्लिन वे में प्रोग्राम हमारे महाराष्ट्र के अंदर होने चाहिए। साथियों, जहां एक जिले के अंदर हम सोचते थे कि 50-60 लोग रहेंगे, 100 लोग रहेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 700 से ज्यादा साथी थाने के प्रोग्राम में थे। इसलिए थाने की पूरी कमेटी के लिए आप सभी साथियों ने तालियां बजाना चाहिए सर। और ये जो भाग है आपका पश्चिम महाराष्ट्र का, उसको इतनी बड़ी तादाद में आप साहित्य सम्राट अण्णा भाऊ साठे जी की जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए, इसलिए साथियों आपको ढेर सारी हार्दिक बधाइयां देना चाहता हूं। साथियों, बहन जी ने 13 तारीख को निर्देश दिए कि कम से कम सेक्टर तो कंप्लीट कर लो, और ऐसे कुछ बूथ जहां पर आपको रिजल्ट निकालना है, जिला परिषद के, पंचायत समिति के, नगर परिषद के, महानगर पालिका के, जहां आपको लगता है कि यहां रिजल्ट निकल सकता है, तो वहां पर आप लोगों ने अपना संगठन मजबूत करना चाहिए। ये निर्देश बहन जी के तरफ से हम लोगों को मिले। बहन जी का आशीर्वाद लेकर हमने बहन जी के सामने ये बात रखी कि बहन जी, लगभग 6000 अलग अलग जगहों के लिए इलेक्शन होना है। 6000। हमारे दोनों साथी साथ में थे, और बहन जी के समक्ष ही बहन जी ने मुझे इनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कहा। और मुझे पूछा गया कि भाई कौन साथी है जिनको आप कोऑर्डिनेटर के रूप में सजेस्ट कर रहे हो। तो साथियों, मैंने और सम्मान्य राजाराम साहब ने इन दोनों का नाम बहन जी के सामने प्रस्तुत किया, और बहन जी ने इन दोनों को महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर के रूप में डिक्लेरेशन किया है। आप बड़े से इनका तालियों से स्वागत करिए साथियों। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों साथी, हम सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस महाराष्ट्र के अंदर अभी जो 6000 अलग अलग वैकेंसीज के लिए, वैकेंसीज बोल रहा हूं, जगहों के लिए जो इलेक्शन होने वाला है, उसमें ईमानदारी से आप और हम लोग काम करके महाराष्ट्र के अंदर
महाराष्ट्र के अंदर इस बार साथियों विधानसभा में तो हम रिजल्ट नहीं दे पाए, क्योंकि विधानसभा में हमें कम समय मिला था। विधानसभा में हमें बहुत ज्यादा समय नहीं मिला, केवल 1.5 महीने का समय मिला था। और विधानसभा की बहुत सारी कमियों को, त्रुटियों को मैं समझ चुका हूं। कुछ लोगों ने ईमानदारी से काम किया, कुछ लोगों ने थोड़ी चीटिंग भी की है, ये भी समझता हूं। और हमारे लोग, क्योंकि उन्हें चीटिंग करने की आदत पड़ी है, पिछले कुछ वर्षों से उन्हें आदत पड़ी होगी, इसलिए उन्होंने कोशिश करी, लेकिन ज्यादा चीटिंग नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अभी ये जो इलेक्शन आ रहा है, इस इलेक्शन में कभी किसी ने चीटिंग करने के बारे में सोचना भी नहीं, सोचो भी मत। क्योंकि हम तो यहां इसलिए आए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर हम रिजल्ट दे दें, केवल रिजल्ट देने के लिए आए हैं। और इसलिए अभी कालूराम जी ने कुछ विषयों को यहां पर प्रस्तुत किया। तो ऐसे जो भी महार वतन की जमीनें हैं या मान वतन की जमीनें हैं, उस जमीनों का स्टडी करने के लिए मैं आज कालूराम जी को यहां नियुक्त करता हूं। वो ऐसी सभी जमीनों के बारे में जो प्रॉब्लम्स है वो उनका स्टडी करेंगे, और स्टडी करके हमारे सभी कैबिनेट के जो लोग हैं, क्योंकि मैं समझता हूं ये कैबिनेट है पूरी, अभी कुछ लोग नहीं आ पाए, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि अपने अपने जिले में वो निभाए। मैं ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता हूं अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को। मुझे मालूम है जब गढ़चिरौली से यहां पर लोग आते हैं तो बहुत खर्चा होता है, फिर भी हमारे यवतमाल, वर्धा से, चंद्रपुर से लोग यहां पर आके आपके बीच में से गए, क्योंकि मुझे यह समझता है कि उनको कितना पिंचिंग होता है, पैसों का पिंचिंग होता है, समय का पिंचिंग होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। और इसलिए साथियों, ये जो कैबिनेट है, ये कैबिनेट को सम्माननीय कालूराम चौधरी जी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, और उसके ऊपर हम सभी कैबिनेट मिलकर, क्योंकि कैबिनेट इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोगों को भी इसका एहसास हो जाए कि कल हमारी कैबिनेट बनेगी। और जब कैबिनेट बनेगी तो इधर के लोग भी कैबिनेट में रहेंगे। ऐसा मत समझे कि आपको तालियां बजाने की रखेंगे हम लोग, आपके ऊपर भी वो सारी जिम्मेदारियां आने वाली हैं। और हम लोग सोच लिए हैं कि इतनी मेहनत करेंगे आने वाले 2-3 सालों में कि कोई माई का लाल हमें अपनी कैबिनेट बनाने से नहीं रोकेगा साथ। और मैं बात इसलिए भी करता हूं कि एक जाति के भरोसे कोई कैबिनेट नहीं बना सकता, एक जाति के भरोसे साथियों कुछ नहीं हो सकता। आज हम लोग जो यहां पर आए हैं तो इसका भी एक अलग उद्देश्य था कि हम अपने मातंग भाइयों को अपने साथ जोड़ सकें। मुझे मालूम है मातंग भाई हमारे बीच में भी बैठे हैं, उन्हें भी लगे कि यहां समानता का व्यवहार होता है, बहुजन समाज पार्टी में समानता का व्यवहार होता है। ये कोई बौद्ध समाज पार्टी नहीं, ये बहुजन समाज पार्टी है। और ये शो करने के लिए साथियों मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं, ये देखिए मेरे बगल में माड़ी समाज के साथी बैठे हैं, ओबीसी समाज के साथी, डॉक्टरेट हैं, ये डॉक्टरेट हैं, प्रोफेसर है ये मैथमेटिक्स के, इनको 1 2 का 4 करना बड़ा अच्छा आता है। इसलिए मैंने इनको कहा कि भाई ऐसे मैथमेटिक्स आप प्रस्तुत करो कि अभी 1 2 का 4 नहीं, डायरेक्ट 40-50 सीटें हमारी हो जाए। ये ओबीसी के साथी हैं, ये मातंग समाज के साथी हैं एलबी इंगड़े साहब, ये मुस्लिम समाज के साथी हैं राहुल भाई, ये हमारे दूसरे साथी यहां बैठे हैं सरदार साहब रशीद भाई, ये मुस्लिम समाज के साथी हैं। मैंने अभी बहुत सारे समाज के साथियों को आपको नहीं दिखाया है। जब 31 तारीख को आप मुंबई में आओगे, कब 31 अगस्त को सम्माननीय आकाश आनंद जी मुंबई पधार रहे हैं। ये डिक्लेरेशन मैं आपके सामने करना चाहता था। अब पिछला प्रोग्राम तो आपने देख लिया भाई, षणमुखानंद में प्रोग्राम में आप तो थे, है ना। अब हम चाहते हैं कि उससे डबल प्रोग्राम हम महाराष्ट्र के लोग करें। जब सम्माननीय आकाश आनंद जी दोबारा महाराष्ट्र में आए तो उन्हें यह लगना चाहिए कि भाई नई टीम ने जिला कमेटी भी बना ली, विधानसभा कमेटी भी बना ली, और कई जगह पे सेक्टर और बूथ भी बना लिए। क्योंकि अभी अभी मैं कुछ विधानसभाओं में गया, जैसे बारामती में गया, वहां की समीक्षा ली, उसके बाद पुणे में गया, वहां की समीक्षा ली। साथियों हमारे
साथी काम करने लगे हैं ईमानदारी से, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सब मिलकर ईमानदारी से लग जाए ना, किसी में हिम्मत नहीं कि हमारी किसी भी सीट को गिरा सके। लेकिन समस्या यह है कि हमारे पदाधिकारियों के बीच में आज भी कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन नहीं है। परम आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से मैं इतना अच्छा काम करूंगा कि बहन जी कम से कम 5 साल तो मुझे नहीं हटाएगा। तो मैं रिजल्ट देने के लिए आया हूं साथियों, पैसा मैटर नहीं करता, मैं पैसा छोड़ के आया हूं। बहन जी के सपनों को पूरा करने के लिए, माननीय आकाश आनंद जी के सपनों को पूरा करनी है, माननीय राजाराम साहब के सपनों को पूरा करने के लिए आए। देखो, जब सरकार बनती है तो अकेला कोई आदमी नहीं बनेगा, या कोई सीट चुनकर आएगी तो अकेले किसी को क्रेडिट नहीं मिलेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अपने अपने हृदय के ऊपर हाथ रख के बोलो, जितने भी साथी ईमानदारी से, जिसको मानते हो उसकी शपथ लेके बोलो, यदि महाराष्ट्र में 2029 में एक आमदार निकल जाए हाथी का, किस किस को खुशी नहीं होगी बताओ? नहीं होगी? अरे किसी ने काम भी नहीं किया होता होगा तो भी डांस करने के लिए आगे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जब हमारी एक सीट निकालने से हमें इतनी खुशी होती है तो साथियों सब मिलकर हम सीट निकालने के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? कुछ लोगों को लगता है कि परिवर्तन तो हो लेकिन मेरे हाथों से होना चाहिए, और यदि ये हमारा महापुरुषों का संगठन है, महापुरुषों की विचारधारा को सफल करने वाला संगठन है, तो साथियों हमने ये बातें छोड़ देनी चाहिए। मैं आपको दोबारा इधर के और इधर के दोनों लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नाम लेके नहीं, हमें सख्त बनने के लिए आप बाध्य मत करिए। मैं सख्त नहीं बनना चाहता, क्योंकि ये मूवमेंट है, किसी के घर की जागीर नहीं है कि कोई भी किसी को कहीं पर भी निकाल दे। हम अपने लिए जिन्होंने गलत भी बोला है, जिन्होंने हमारे खिलाफ नारेबाजी की है, हमने उनके घर में जाके उनको कहा कि भाई चलो आपकी भी गरज है मूवमेंट के अंदर। मैंने उनको भी साथ में लिया। साथ हम किसी को दूर नहीं करना चाहते, क्योंकि दूर करके हम कभी सफल नहीं हो सकते, किसी को भी दूर करके सफल नहीं हो सकते। आज महापुरुषों की जयंती के माध्यम से इस बात को आप समझ जाओ कि साथियों कोई 40-50 आमदार यदि हम चुन के लाते हैं, डोंगरे यदि कुछ बनेगा तो भाई किरण आल्लाट भी बनेगा, डोंगरे यदि कुछ बनेगा तो हमारे संतोष जी भी बनेंगे, डोंगरे कुछ बनेगा तो हमारे भालेराव जी बनेंगे, सब मिल बनेंगे साथियों। मिल बांट के हमें मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। मिल बांट के यदि साथ में काम करते हैं तो किसी में हिम्मत नहीं कि हमारे मनसूबों को कोई हरा दे। ये इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें मुझे दिखती हैं। अरे लड़ाई इस चीज की है कि हमारे महापुरुषों ने घर बना और उसको तोड़ दिया। क्या ये लड़ाई नहीं? कितनी बड़ी बात है। अरे महापुरुष ने बनाया, हमारे आपके एक दो रुपए लेकर वो घर बनाया, वो महापुरुष के घर को तोड़ दिया। ये बात हमको तब समझ में आती है जब थोरोड़े जी वहां पर जाते हैं और मुझे फोन करते हैं। थोरोड़े जी वहां पर पहली बार गए और उन्होंने मुझे फोन किया। अब मुझे बताइए, साहब ने घर बनाया, कितने साल हो गए? फिर हमारे सांगली के कार्यकर्ता क्या सो रहे थे? हमारे सांगली जिले के पदाधिकारी क्या सो रहे थे जब ये बात किसी को नहीं बताई? अरे जब ये बात हमें उस समय यदि मालूम होती तो सारे महाराष्ट्र के लोग वहां पे पहुंच जाते और घर नहीं तोड़ने देते हम लोग। साप गेल्यानंतर लाठी मारण्यामध्ये काही अर्थ नहीं है। अब जब ये हो गई बात तो हो गई, अब इसका यदि बदला लेना है, अब मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूं इस बात को, महाराष्ट्र की तरफ से इस हॉल के अंदर जितने भी साथी हैं, जितने हमारे कैबिनेट के साथी हैं, सभी के माध्यम से एक प्रस्ताव आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि हम आज इस डाइस से ये प्रस्ताव रखते हैं कि साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे जी को इस देश के अंदर भारत रत्न पदवी बहाल कर देनी चाहिए। यह हमारा प्रस्ताव है, हम इस प्रस्ताव को गवर्नमेंट को भेजेंगे।
इस परिषद के माध्यम से हम ये प्रस्ताव को गवर्नमेंट को भेजेंगे साथियों, और ये तभी हो पाएगा जब हम अपनी ताकत को बढ़ाएंगे। ये वैसे नहीं होगा, केवल बोलने से काम नहीं बनेगा। तो हमें महापुरुषों के सपनों को यदि पूरा करना है तो हमें संगठन बना के आगे बढ़ना होगा साथियों। भाई जी ने जो संगठन बनाने की बात की, तो मैं समझता हूं 36 जिले हमारे बन चुके हैं, 288 विधानसभा है, लगभग 2, 4, 5, 10 विधानसभा बाकी होगी। मैं आप सभी साथी से यह विनती करता हूं, माननीय आकाश आनंद जी हमारी समीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं, माननीय आकाश आनंद जी हमारी समीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। वो कोई प्रोग्राम गर्दी बढ़ाओ प्रोग्राम नहीं है, वो समीक्षा देने का प्रोग्राम है। तो मैं सभी साथियों से विनती करता हूं, चाहे उन्होंने सेक्टर बनाया हो, चाहे बूथ बनाया हो, चाहे विधानसभा बनाए हो, चाहे जिला बनाया हो, जिले के सभी पदाधिकारी, विधानसभा के सभी पदाधिकारी, यदि विधानसभा और जिला भी आप लोगों ने ईमानदारी से बना लिया होगा तो मुझे लगता है कितने पदाधिकारी होते हैं मालूम है? विधानसभा और जिला भी हमने बना लिया होगा तो षणमुखानंद हॉल जो है वो कम पड़ेगा हमको। क्या बोल रहा हूं? किसी को गाड़ियों में भरकर लाने की गरज नहीं है। 288 विधानसभा है, एक विधानसभा में 10 लोग भी तैयार हुए होंगे तो 2880 लोग हो जाते हैं साथियों। लगभग 38 लोग हमारे कैबिनेट के हैं और 36 जिले हैं। एक जिले में यदि 10 लोग भी आपने तैयार किए होंगे तो 360 लोग होते हैं। 3000 और 360 कितने हो गए? 3360। अभी हमने युवाओं को अलग से काम दिया और महिलाओं को अलग से काम दिया है। महिला तो मेन स्ट्रीम में रहेगी लेकिन महिलाओं को जोड़ेगी। तो महिलाएं और युवा मिलकर यदि 400-500 भी आ जाती हैं, और बाद में हमारे बामसेव के साथियों की तो मैंने बात ही नहीं करी। आप लोगों को बता दें, लगभग 33 जिलों में बामसेव का संगठन बन चुका है, 33 जिलों में। और अभी बामसेव इस कदर बढ़ चुका है कि बामसेव कहता है भाई बीएसपी वाले आप काम नहीं करोगे तो हम काम करेंगे। 27 तारीख को बामसेव के ही 50 से ज्यादा प्रोग्राम लगे हैं महाराष्ट्र के अंदर। और इसलिए साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आपके अंदर ये जिज्ञासा निर्माण करना चाहता हूं कि भाई आप भी सत्ताधीश बन सकते हो, हम भी सत्ताधीश बन सकते हैं, बशर्ते हमने अपनी लगन को और अपने कमिटमेंट को उस लेवल पर रखना चाहिए। यही वादा आप लोगों को हमसे और हमें आपसे करना चाहिए। साथियों सिंपल है, यदि महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट यदि 30 दिन घूम रहा है तो हमारे कैबिनेट के लोगों ने कितना घूमना चाहिए बताइए? मैं यदि 30 दिन घूम रहा हूं अपना घर बार छोड़ के, तो हमारे कैबिनेट के लोगों ने कम से कम 15 दिन तो घूमना चाहिए। वो 25, चलो मैं 10 दिन और छोड़ देता हूं, 15 दिन आप लोगों ने घूमना चाहिए साथ। अब जब ये 15 दिन घूमेंगे तो जिले के लोगों ने कितना घूमना चाहिए? क्योंकि जिला तो यूनिट है ना, जिले के लोगों ने तो पूरा महीना काम करना चाहिए, विधानसभा के लोगों ने तो पूरा महीना काम करना चाहिए। यदि स्टेट प्रेसिडेंट आपके जिले में आ रहा है तो स्टेट के बाकी लोगों ने विधानसभाओं में जाना चाहिए। अब जब स्टेट के बाकी लोग विधानसभा में जाएंगे तो जिले के लोग कहां जाएंगे? सेक्टर पर। और विधानसभा के लोग कहां जाएंगे? बूथ पर। ऑटोमेटिकली संगठन बनता है। लेकिन प्रश्न यह है कि करेगा कौन? हम चाहते हैं महाराष्ट्र में आमदार तो निकले, इधर के लोगों ने काम करना चाहिए, इधर के नहीं करेंगे। कुछ तो इधर के भी लोग सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे। भाई देखो, पहले का जमाना अलग था कि लोग कुछ दे दे के पदाधिकारी बन जाते थे। अब ऐसा नहीं है। उनको लगता था कि भाई मैंने दिया है तो मैं मूवमेंट में काम क्यों करूं, मैं तो राजा हूं, दे के आया हूं। अब इधर का एक भी आदमी दे के नहीं आया है। तो मैं इन लोगों को बता रहा हूं और आपके सामने बता रहा हूं, क्योंकि अच्छी डिसिप्लिन और अच्छा प्रोटोकॉल मुझे महाराष्ट्र के अंदर मेंटेन करना है साथियों। जब महाराष्ट्र के अंदर मैं जाऊं तो जो भी साथी आए तो उसको महाराष्ट्र हरा भरा दिखे, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए साथियों हर एक साथी को काम करना होगा, हर एक साथी।
हम मातक समाज में नहीं जाते, हम आदिवासी में नहीं जाते, हम चर्मकारों में नहीं जाते, हम ओबीसी में नहीं जाते। अरे हम जाएंगे नहीं तो काम बनेगा कैसे? हम नुक्कड़ मीटिंग नहीं लगाते, लोगों के बीच में नहीं जाते। बहन जी ने कहा है कि जो जिला अध्यक्ष ईमानदारी से काम नहीं करेगा या एक्टिवली काम नहीं करेगा उसको हटाया जाएगा। अभी आज आपने डाला, वो पहले की बात है, लेकिन बहन जी ने बोला है इस बार। शायद आप लोग 13 को नहीं आए थे इसलिए बता रहा हूं, अभी 5वीं बार उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनने जा रही है, बहन जी सीएम बनने जा रही है। और केवल इसलिए बनने जा रही है कि वहां पर अभी बुद्ध का आदमी भी काम करने लगा है। वहां बीजेपी से भी बीएसपी में प्रवेश हो रहा है, कांग्रेस से भी बीएसपी में प्रवेश हो रहा है, सपा से भी बीएसपी में प्रवेश हो रहा है। ब्राह्मण समाज भी बोल रहा है कि नहीं, अभी हमने सबको देख लिया, अब हम बीएसपी के साथ में जाएंगे। अरे इतना परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर है, बहुत अच्छी बात उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। और महाराष्ट्र हमेशा उत्तर प्रदेश को देखता है। महाराष्ट्र क्या करता है? किसी को नहीं देखता, उत्तर प्रदेश को देखता है। तो मैं महाराष्ट्र के तमाम साथियों को यह बताना चाहता हूं कि अभी यूपी में 5वीं बार बहन जी सीएम बनने वाली है। क्या आप नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में भी एक आध बार हमारा सीएम बने? और यदि आपको लगता है कि यूपी के तर्ज पर हम भी महाराष्ट्र में चले तो साथियों संगठन बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है कि हम 2000-5000 में कोई वोट खरीद सकते हैं। किसी कार्यकर्ता को बूथ पर 2000-5000 देकर बिठा सकते हैं, इतना पैसा हमारे पास में नहीं है। और इसलिए यदि हमें वहां तक जाना है तो संगठन के बिना कोई मार्ग नहीं है। और इसलिए आने वाले 31 तारीख को आपकी और हमारी संगठन समीक्षा है। हम सोच रहे अभी कैबिनेट बैठेगा, क्योंकि कार्यक्रम बोलो तो फिर पैसे का काम। अभी लोकरे साहब ने 50-52 हजार का हिसाब किताब याद दे दिया। 20,000 अभी भी डेफिसिट है, क्यों? बराबर है ना, 20,000 इधर डेफिसिट है। मैंने उनको कहा भाई शाहूकार हो, थोड़ा सा संभाल लो, शाहूकारी हो। पिछले बार भी हमारे अभी किरण आलाड साहब ने मुझे जय भीम किया, मैं समझ गया हूं। जय भीम इसलिए किया क्योंकि उन्होंने वहां कोल्हापुर के अंदर काफी मेहनत करी और पैसा भी लगाया है। हमारे साथियों ने भी पैसा लगाया, उलगेश जी ने भी लगाया, इंदर के साथियों में लगाया, लेकिन उनका पैसा बैलेंस है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कोल्हापुर के भी साथी अभी 10,000 उनका देना बैलेंस है मुझे। जिला अध्यक्ष बैठे हैं, उन्होंने ऊपर आना चाहिए था, वो उधर ही बैठ गए। खैर कोई बात नहीं, कामड़े जी, वो 10,000 आपको जरूर मिलेगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आप ही लोग खर्चा निकाल लो, आप ही हिसाब किताब कर लो, लगभग 10 लाख तक खर्चा जाएगा। 10 लाख तक खर्चा जा रहा है और 4.5 लाख रुपए केवल मेरे पास जमा हुआ है। बाकी का पैसा कहां से लाए प्रेसिडेंट? ये भी तो सोचना होगा आप लोगों को। और भाई हमारी पार्टी तो कोई धन्ना सेठों की पार्टी है नहीं कि कोई धन्ना सेठ हमें आएगा और पैसे देगा। मैं तो आप लोगों के सहारे चलता हूं। अब चलते चलते इतना चला कि जितनी गाड़ी वो पिछले 10-12 सालों में नहीं चली, वो 1 साल में मैंने चला ली। 1 साल में 2 लाख से ज्यादा किलोमीटर गाड़ी चली। और चलाते चलाते वो गाड़ी के पुर्जे ढीले हो गए। अभी वो कहां खड़ी है? वर्कशॉप में। उसका खर्चा मुझे 2-2.5 लाख रुपए बताया गया है। कहने का मतलब यह है साथियों, एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत। मी तुमच्याशिवाय चालू शकत नाही, तुम्ही आमच्याशिवाय चालू शकत नाही। एक दूसरे के साथ बंधु भाव से काम करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो दिन भी आएगा जो बीजेपी ने आज भोग रही है, जो कांग्रेस आज भोग रही है, जो शिवसेना आज भोग रही है, कभी हमारे लोगों के पास भी इस महाराष्ट्र की कुर्सी आएगी। साथियों आप केवल हौसला करो, पैसे की गरज नहीं है, हौसले की गरज है। हौसला यदि कर लिया तो पैसा ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। अब हम विधानसभा में आने वाले हैं, मैं हर विधानसभा में आने वाला हूं और विधानसभा में आके ही विधानसभा की समीक्षा करूंगा। इसलिए तमाम हमारे कैबिनेट के साथियों से, तमाम हमारे जिला अध्यक्षों से, हमारी महिला संगठन से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना संगठन चुस्त दुरुस्त कर ले। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं सत्य रूप से किसी के साथ आऊं, और मेरा सपना है, हमारा सभी साथियों का सपना है, इस बार हर महानगर पालिकाओं में हमारा खाता ओपन हो, हर नगर परिषद में हमारा खाता ओपन हो, हर नगर पंचायत में हमारा खाता ओपन हो, हर विधानसभा के अंदर एक जिला परिषद हमारी चुन के आए, हर पंचायत समिति में हमारा खाता ओपन हो। आप सभी साथी
वहां पर जाएं, ज्यादा से ज्यादा हम कार्यकर्ताओं को वहां पर जाने का चांस देंगे। आप लोग ईमानदारी से काम करोगे, इसी आशा उम्मीद के साथ आपका सभी का धन्यवाद अदा करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।